CH11 विहान का दिवाला जार्व को डिस्चार्ज मिल जाता है। विराज और सनम आरव को संभालते हुए पार्किंग में ले जाते हैं। बाहर विराज एक कार के डोर ओपन करके खड़ा था। सनम उस कार को देख के एक बार आरव की ओर देखती है, फिर विराज की ओर, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सामने एक ऑडी कार खड़ी थी जो देखने से ही काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। विराज और आरव उसको कंफ्यूज देख के मुस्कुराने लगते हैं। आरव सनम के पास जाता है और उसके हाथ में कार की रख के बोलता है, बर्थडे गिफ्ट नहीं लेना क्या बीवी तुम्हें, और ड्राइवर अभी अफोर्डेबल नहीं है तो ये ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है भाभी। विराज शान से अपने हाथ को आगे करके खुद को थोड़ा झुकाते हुए बोलता है। उन दोनों की बातें सुन के सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव उसको साइड हग करते हुए बोलता है, बीवी यार तुम क्या हॉस्पिटल में बाढ़ लाना बहाती हो, हॉस्पिटल वाले अंदर करवा देंगे हमें हॉस्पिटल को गिरान के इल्जाम में। आरव हंसते हुए बोलता है। सनम उसके सीने पे हल्के मुक्के मारती है और उसे हक कर लेती है। विराज सामने खड़ा दोनों को देख रहा था। आरव उसे देखते हुए बोलता है, तुझे क्या अब अलग से इनवाइट करना पड़ेगा या फिर दो चार कान के नीचे लगाऊं तब तेरा उल्टा दिमाग सीधा होगा। विराज भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ से आरव को गले लगा लेता है। तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। कोई और था जो उनकी इस खुशी को देख के राख हो रहा था। सनम एक्साइटेड होते हुए कार में बैठ जाती है और बोलती है, बर्थडे मेरा है और गिफ्ट भी मेरा है तो ड्राइव भी मैं ही करूंगी, आप दोनों पीछे बैठे। लेकिन आरव उसका हाथ पकड़ के बाहर निकल लेता है और उसे बैंक सीट पे बैठा के खुद भी बैठ जाता है और बोलता है, आज अपने देवर को चलाने दो। लेकिन सनम को दाल में कुछ काला लग रहा था, पर उसके कौन बताए कि सिर्फ दाल ही नहीं हांडी ही पूरी काली है। विराज ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर में ही सनम को समझ आ जाता है कि वो लोग अपने फ्लैट वाले रास्ते पे ना जाके किसी और जगह जा रहे हैं। सनम विराज को रोकते हुए बोलती है, देवर जी चोट आपके इस 1.5 फुटे भाई को लगी है और लगता है कि असर आपके दिमाग में हुआ है। ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, पता नहीं कौन से भूल भुलिया में लेके जा रहे हैं आप हमें। आरव और विराज दोनों ही उसकी बात सुन के बस मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। खुद को यूं इग्नो पाक सनम का पारा हाई हो जाता है। वो थोड़ा बिरचते हुए बोलती है, कोई मुझे कुछ बताएगा यहाँ हो क्या रहा है, और अपने ये हार्दिक वाले दांत दिखाना बंद करो वरना जबड़ा निकाल के इसी गाड़ी के टायर के नीचे पीस पीस के चटनी बना दूंगी और बॉटल में डाल के रख दूंगी, फिर खाते रहना पकोड़े के साथ सॉस लगा के। आरव उसके माथे पे टैप करते हुए बोलता है, बीवी तुम ये लैंग्वेज सीखती कहाँ से हो, देखो अपनी बानों के तीर को म्यान में ही रखा करो क्योंकि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। सनम उसकी बात सुन के झेप जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद आरव उसकी आंखों को कवर कर देता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक जगह रुकती है। विराज और आरव बाहर आते हैं और सनम को भी ध्यान से बाहर निकालते हैं। विराज जल्दी से अंदर चला जाता है। आरव सनम की आंखों को खोलता है। सनम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो आरव को देखते हुए बोलती है, देखो आज मेरा बर्थडे है और मैं आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती, तो प्लीज़ मुझे ये झटके देना बंद करो। वो लोग एक बड़े से घर के गार्डन में खड़े थे। ये घर उनका अपना था। घर बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन उनका अपना था, जिसे आरव ने अपने इतने महीनों की कमाई से खरीदा था। घर काफ़ी प्यारा था। आरव उसके हाथ को अपने हाथ में लेके बोलता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है बीवी, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। आरव इतना बोल के सनम का हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाता है। सनम की आंखें हल्की नम थी जिसमें कभी न बयान होने वाली खुशी थी। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो विराज उन दोनों का वेलकम करने के लिए पूजा की थाल लेके खड़ा था। पहले विराज उन दोनों का वेलकम करता है और फिर वो दोनों विराज का वेलकम करते हैं। तीनों हंसी खुशी अपने नए घर में खुद का ही स्वागत करते हैं। घर जितना बाहर से प्यारा था उतना ही अंदर से भी पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। सनम पूरे घर में घूम घूम के उसको चेक करने लगती है। सनम को ग्रीनरी पसंद थी तो घर के अंदर और बाहर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। घर में 2 फ्लो बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लो पे आरव और सनम ने कब्जा कर लिया और नीचे वाले पे विराज ने। सनम अपने रूम को चेक कर रही थी। बड़ा सा रूम और उससे अटैच बालकनी में झूला और बहुत सारे पौधे अलग अलग वेरिएटी के जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आरव बालकनी के डोर पे खड़ा उसकी खुशी को देख रहा था। सनम उसको देख के उसके पास आती है और उसे कस के गले लगा लेती है। आँख भी उसे अपने आगोश में ले लेता है। वही कोई था जो उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहा था। वो था विहान। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड खड़ा था जो आरव की हर डिटेल उसके साथ शेयर कर रहा था। तभी उसे केबिन का डोर ओपन होता है और उसका असिस्टेंट अंदर आता है।
असिस्टेंट की शकल पे 12 बजे हुए थे। विहान उसको परेशान देख के बोलता है, क्या हुआ? असिस्टेंट थोड़ा डरते हुए बोलता है, सर किसी ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। हमारी कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। हमारे शेयर गिरते जा रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हमें बहुत नुकसान होगा। असिस्टेंट की बात सुन के विहान गुस्से से पागल हो जाता है। पहले ही आरव की वजह से उसकी कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका था और अब ये एक नई आफत। वो गुस्से से असिस्टेंट पे चढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम सबको काम करने का पैसा देता हूँ, आराम का नहीं। मेरी शकल क्या देख रहे हो? कुछ करो जाके। असिस्टेंट चुपचाप वहां से गोली गेट हो लेता है। विहान उसके जाते ही अपने लैपटॉप पे उंगलियां नचाने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से से अपने लैपटॉप को उठा ले फेंक देता है। उसने कुछ ही देर में पूरे केबिन का नक्शा बदल के रख दिया था। वो केबिन कम और सब्जी मंडी ज्यादा लग रहा था। बस फर्क इतना था कि वहां अमीरों की सब्जी मिलती है बस। विहान के पूरे ऑफिस का नक्शा बदल चुका था। पूरा ऑफिस मती बाजार बन चुका था, लेकिन किसी को भी वहल मिली ही नहीं। वो वहल सब निगलते जा रही थी, लेकिन किसी को भी उसका तोड़ नहीं मिल रहा था। वही एक अंधेरे कमरे में एक लड़का ब्लैक हुडी पहने बैठा था। उसके सामने रखे लैपटॉप में विहान के ऑफिस का सीसीटीवी चल रहा था। उसको देख के उसके फेस पे एक लंबी चौड़ी मुस्कान थी। वो उसको देखते हुए बोला, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। विहान की कंपनी के शेयर बिल्कुल डाउन होने से पहले रुक जाते हैं। उनका सिस्टम फिर से काम करने लगता है। तभी सबके सिस्टम में एक एमएसजी आता है जिसमें लिखा था, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का सीने हम कल शूट करेंगे। वैसे आई का ट्रेलर कैसा लगा बताया मत भूलना। उस एमएसजी को देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कल फिर से यही सब होने वाला था। विहान जो अपना लैपटॉप तोड़ चुका था, वो आज एक मामूली एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन देख रहा था। जिन लोगों की मामूली समझ के वो उनसे कभी बात भी नहीं करता था, आज वो उनकी ही तरह उनके बीच बैठा था। वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज वैसा ही विहान के साथ हो रहा था। जिन लोगों को वो अपने पैरों की धूल समझता था, वो आज उसको सहारा दे रहे थे। कहते हैं, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। आज वो ही सब विहान के साथ हो रहा था। इसलिए बोलते हैं, भले ही दुनिया कुछ भी कहे, अपने कर्म अच्छे रखो। चाहे जिंदगी में बड़ा मुकाम ना बना पाओ, लेकिन बड़ा नाम टीआईएच बना ही सकते हो, जो आपके पैसे से नहीं आपके कर्मों से बनेगा। वहीं आरव और सनम के घर में विराज और आरव मिलके सनम के लिए केक बना रहे थे। फाइनली कुछ घंटों में उन्होंने केक तो बना लिया, लेकिन किचन की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो गई थी। शायद अब कोई उस किचन को देख ले तो उसको हार्ट अटैक जरूर जाना था, और अगर सनम ने देखा तो उन दोनों की शामत आनी थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले वहां हमारी दुश्मन कंट्री ने बम गोले फोड़ दिए हो। सनम जो आराम से अपने कमरे में सो रही थी, वो शाम को ही निदिया से बाहर आती है। तब तक किचन की हालत सुधर चुकी थी। पूरे हाल को डेकोरेट किया गया था। बीच में एक सेंटर में टेबल लगा के उस पे केक रखा गया था। सनम धीरे धीरे नीचे आती है। सनम की आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थी। वो नीचे आती है और दोनों के साथ मिल के केक कट करती है। फिर दोनों को खिला के खुद सारा केक लेके बैठ जाती है। बेचारे दोनों लड़के उसको आंखें फाड़े देखते रहते हैं। आरव और विहान ने मिलके सनम के बर्थडे को बहुत स्पेशल बना दिया। खुशियां सबके नसीब में होती है, बस किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन दुख में भी जिंदगी जीनी ती पड़ती ही है। इसलिए खुद को शांत रखा करो और खुशी से हर पल को सेलिब्रेट करना सीखी। विपुल, मीरा, पुष्पा, सीक्रेट स्टार, शुक्रिया आप सबका के लिए। CH12 शालिनी बुआ को नोटिस धीरे धीरे वक्त करवट ले रहा था। सब बदल रहा था। जिसको सब नीची नज़रों से देख रहे थे, आज उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे। आज उससे बात करने के लिए लोगों की नज़रें झुकी हुई थी। वक्त कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। ऐसा ही आरव और सनम के साथ हो रहा था। आरव की कंपनी ऐसे इंडस्ट्री दिन रात नई ऊंचाइयों को छू रही थी। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी एशिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। 40 फ्लोर की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे बैठा आरव अपने केबिन में लगे ग्लास विंडो से पूरे शहर को देख रहा था। एक वक्त था जब वो इन्हीं धूल भरी सड़कों पे भूखे प्यासे काम ढूंढता था। आज वो लाखों लोगों को काम से रहा था। सच में ही वक्त कितना जल्दी बदल जाता है। कहते हैं, मेहनत सच्चे दिल और पूरी लगन से की जाए तो फल जरूर देती है। आज आरव को भी उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। उसका प्यार उसके साथ था। आज उसके पास पैसा था, रुतबा था, पावर थी और सबसे बड़ी इज्जत। आरव अपने ही सोच में गुम अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और फॉर्मल सूट में विराज अपने चेहरे पे स्माइल लिए अंदर आता है। आरव उसको एक नज़र देख फिर से बाहर देखने लग जाता है।
विराज उसके पास जाके बोलता है, भाई मेरे ये दूसरी दुनिया से बाहर निकल और वक्त देख। लंच का टाइम हो चुका है और भाभी हमारा घर पे चेट कर रही होंगी, उनका कई बार कॉल भी जा चुका है। अगर हम जल्दी ही घर नहीं पहुंचे तो वो हम दोनों का कीमा बना देंगी। विराज की बात सुन के आरव थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि इतने वक्त में सब कुछ बदल गया था सिवाय सनम के। वो अब भी उन दोनों की वैसे ही क्लास लगाती थी और उनकी अच्छे से खबर लेती थी। उन दोनों की अब भी उनके सनी बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वो आज भी वैसी ही थी, उसकी शादी भी और उसकी लैंग्वेज भी। आरव अपना कोट उठता है और केबिन से निकल जाता है, उसके साथ ही विराज भी। वो दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं तो ड्राइवर जल्दी से उनके लिए कार लेके आ जाते हैं। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और विराज और आरव दोनों ही उसमें बैठ के निकल जाते हैं। उनकी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां चलने लगती है। थोड़ी देर में उनकी कार एक बड़े से विला के आगे रुकती है। गाइस डोर ओपन करते हैं और सारी गाड़ियां अंदर चली जाती है। कार के रुकते ही बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है और आरव अपने चेहरे पे ठंडे भाव लिए अंदर बढ़ जाता है, उसके साथ ही विराज भी। वो दोनों विला के गेट पे ही होते है कि तभी किसी की प्यारी सी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और वही सर झुका ली खड़े हो जाते हैं। विराज आरव को धीरे से बोलता है, मैंने बोला था चलो, लेकिन पता नहीं आप कौन सी पारों की पायदों में खोए हुए थे। अब भुगतो, आपके साथ साथ मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। आज तो भाभी हम दोनों पे ही बटर लगा के ओवन में पका के चबा चबा के खाएंगी। समम अपने हाथ में बेलन लिए और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगे उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती है। आप बोलती है, क्या जरूरत है घर आने की, वहीं रह जाते उस ऑफिस में, उन फाइलों को पका के खा लेते, उस टेबल पे सो जाते। घर तो तुम दोनों का है ही नहीं, लावारिस हो तुम तो। फिर थोड़े जुट्टे आंसू आंखों में लाके बोलती है, मेरी तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो पूरी इतनी गर्मी में तुम दोनों के लिए किचन में अपने इन्हीं पैरों पे खड़ी होके खाना बना रही हूँ, पर नहीं मजाल है जो तुम दोनों को जू भी रंग जाए। कैसे रंगेगी मोटी चमड़ी के जो हो। आज तुम दोनों को आखिरी बार समझा रही हूँ, कल से अगर 1 सेकंड भी लेट हुए तो अगले ही पल दोनों का परमानेंट टेंट गार्डन में ही गड़वा दूंगी, फिर पड़े रहना दोनों उसमें। अब मेरी शकल क्या देख रहे हो, पता है मुझे मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। अब मुझे नज़र लगना बंद करो और अंदर आओ। दोनों चुपचाप उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। आरव और विराज फ्रेश होके आती है और उस बड़े से डाइनिंग टेबल ले हेड चेयर पे आरव और उसके पास ही विराज भी बैठ जाता है। सनम किचन से बाहर आती है और उसके पीछे ही सर की पूरी फौज अपने हाथों में एक एक डिश लेके आते हैं और उस डाइनिंग टेबल पे सजा के लाइन से खड़े हो जाते हैं। आरव सनम का हाथ पकड़ के उसे भी अपने पास बैठा लेता है और बोलता है, जब इतने सारे लोग हैं तो तुम ये सब क्यों करती हो, बस तुम ऑर्डर लिया करो। सनम उसकी बात सुन के बोलती है, कर दी ना गरीबों वाली बात, जब तक मैं हूँ ये सब मैं अपने हाथों से ही करूँगी, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। अब अपना मुंह चलाना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ और मेरी तारीफ करो। अगर खाना अच्छा न बना हो तो कैसे तारीफ करे। आरव अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछता है, जैसे खा रहे हो वैसे तारीफ भी करो, अगर अच्छा नहीं भी बना है तो भी करो। सनम मुंह बनाते हुए बोलती है, ऐसी ही खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ तीनों अपना लंच कर लेते हैं। उसके बाद आरव और विराज दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरव जब अपने केबिन में जाता है तो उसके केबिन में पहले से ही एक हैंडसम लड़का अपने काले कोट के साथ बैठा हुआ था। आरव उसके पास से गुजरते हुए बोलता है, क्या खबर लाए हो कबीर। कबीर अपनी नज़ारे उठा के देखता है और अपने हाथ में पकड़े उन पेपर्स को आरव को दे देता है। आरव उन पेपर्स को पढ़ता है और उन पे साइन कर देता है। कबीर पेपर्स देख के आरव को स्माइल पास करता है और बोलता है, बुआ जी से मिलने की तैयारी कर लो बड़के भैया। पर अफसोस इस बार बुआ भतीजे की मुलाकात कोर्ट में होगी। कबीर पेपर्स लेके वहां से निकल जाता है। आरव अपनी चेयर पे सर टिका के बैठ जाता है और बोलता है, आ रहा हूँ मैं बुआ, आपके किए कर्मों का हिसाब करने। जो भी आपने मुझसे छीन लिया वो सब लौटने का वक्त आ कुछ गया है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। कबीर उन पेपर्स को शालिनी बुआ के पास भिजवा देता है। दरअसल आरव ने बुआ से अपना सब कुछ वापस लेने के लिए कैसे फाइल कर दिया था, क्योंकि आरव के फादर की विल के अकॉर्डिंग सब कुछ आरव के नाम पे था, और अब जबकि आरव इन सब को संभालने के कैपेबल है तो सब कुछ उसका वापस मिलना चाहिए। शालिनी बुआ पेपर्स देख के बौखला जाती है, क्योंकि उनके पास अभी तक उनके भाई की विल नहीं थी। वो आज तक उसे ढूंढ रही थी, बिना विल के वो कुछ नहीं कर सकती थी। बुआ खन्ना इंडस्ट्री के सीईओ के केबिन में बैठी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो गुस्से से अपने केबिन का सामान उठा के फेंकने लगती है। अरे कोई इनको समझाए, अगर सामान तोड़ने का भी कैसे फाइल कर दिया तो फिर क्या होगा, उसके भी पैसे देने पड़ जाएंगे। गुस्से में लोग आपा खोते हैं, ये तो पागलों की सीईओ बन गई। उनके केबिन से आती आवाज को सुन के उनका लाल रोहन भागता हुआ अंदर जाता है। उस केबिन की हालत देख के उसको भी यकीन हो गया था कि उसकी माँ की पागलपन के दौरे पड़े हैं। वो अपनी माँ को पकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पगले को कौन बताए, ये तो परमानेंट है।
बस उसने आज ही अपनी माँ का ये रूप देखा है, पर बेचारे को शौक लगना तो जरूरी था क्योंकि उसकी जो माँ हमेशा टिप टॉप बॉयकट में रॉकेट लगती थी तो सुतली बॉम्ब निकली, वो भी फुस वाला। उसकी माँ का ना आज मेकअप बिगड़ गया थोड़ा इधर उधर होने से, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगा कोई उसकी माँ का बॉयफ्रेंड तो साड़ी पहन के नहीं आ गया। रोहन अंदर जाके अपनी माँ को बोलता है, मॉम। उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी माँ यानी कि शालिनी बुआ अपनी लाल आंखों से अपने नालायक बेटे को घूरने लगती है। तब जाके उस बेचारे को यकीन होता है कि ये उसकी असली माँ है। रोहन आगे बोलता है, मॉम क्या हुआ, आपने ये क्या हालत बना रखी है खुद को भी और इस केबिन की भी। उसकी माँ उन पेपर्स को उठा के उसके मुंह पे मार देती है जैसे बोल रही हो ले तू भी मर। रोहन पेपर्स रीड करता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। यो अपनी माँ को बोलता है, इस मामा के लड़के की इतनी हिम्मत, उसने हम पे कैसे किया। कल तक जो लोगों के लिए गाड़ियों का डोर ओपन करके खड़ा रहता था वो आज हमारे लिए इस कंपनी के डोर बंद करवाने चला है। ऐसी जगह गाड़ूंगा इस ड्राइवर को कि यमराज को भी 100 जन्म लग जाएंगे इसको ढूंढने में। रोहन अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करने लगता है कि उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं रोहन ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। अगर अभी हुआ उसे तो इल्ज़ाम हम पे ही आएगा, तो वेट करो क्योंकि पूरी मीडिया में ये बात फैली हुई है और अगर उसे थोड़ी भी भनक लग गई तो हमारा बरसों पुराना राज खुल कुछ जाएगा। वो लड़का अपना बाप की तरह बहुत शातिर है। हम ऐसे ही कोई प्लान नहीं बना सकते। सबसे पहले तो उस विल को ढूंढो। अब अगर कोई ये बाजी हमारी ओर कर सकता है तो वो सिर्फ वो विल है। शालिनी जी की बात सुन के रोहन शांत हो जाता है और वह से निकल जाता है। उसके जाते ही शालिनी जी भी खुद के चुहेल वाले मुखड़े को छुपाते हुए बाहर निकल जाती है और अपनी कार में बैठ के कहीं चली जाती है। ये हुआ तो बड़ी चट निकली, पता नहीं कितने राज दफन है उनके अंदर, धीरे धीरे सब खुलेंगे। आज की ताज़ा खबर ये है कि कल मेरा एग्जाम है तो कल का एपिसोड रात स्टार को मिलेगा। और कल के कमेंट्स के लिए मीरा, सीक्रेट, पुष्पा, चेतना, सुनीता और अरविंद आप सबका दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। CH13 आरव सनम रोमांस। शालिनी बुआ ऑफिस से निकल के कार में बैठ के कहीं निकल जाती है। कुछ देर बाद उनकी कार एक जंगल के बाहर रुकती है। वो कार से बाहर आती है और ड्राइवर को वहीं छोड़ के खुद आगे बढ़ जाती है। कुछ देर चलने के बाद यो एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर रुकती है। फार्म हाउस पूरा गाइस से भरा हुआ था। वो अंदर जाती है और सारे गाइस उन्हें विश करते हैं। वो अंदर चली जाती है और फार्म हाउस का गेट फिर से बंद हो जाता है। शालिनी जी अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में 2 लोगों को बेड़ियों से बांधा गया था। शालिनी जी उनके पास चली जाती है और बोलती है, कैसे हैं आप दोनों, कैसी कट रही है आप दोनों की जिंदगी, मजा तो आ रहा है ना आपको। वो लोग शालिनी जी के पास आते हैं चल के और बोलते हैं, इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। रावण को तो जानती हो ना, क्या हाल हुआ था उसका, तुम तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने। एक बार हमारे राम को पता तो चलने दी। ऐसा हाल होगा तुम्हारा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम तिल तिल को तरसोगी, ऐसा हाल होगा तुम्हारा। उनकी बात सुन के शालिनी जी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उनको थप्पड़ मार देती है और उनके बाल पकड़ते हुए बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा अंत कभी नहीं होगा। इस बार राम मरेगा, राम नहीं, और वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारे उस राम के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को ना खिलाया तो मेरा नाम भी शालिनी खन्ना नहीं। शालिनी जी उनके पास आती और उनको और थप्पड़ मारने लगती है। उनको मारते देख दूसरा इंसान उन्हें दूर करने को आता है, लेकिन शालिनी जी के सामने वो इंसान काफ़ी कमज़ोर था। शायद खाना ना मिलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसलिए शालिनी जी तक पहुंचने से पहले ही वो इंसान गिर जाता है। शालिनी जी उनको गिरते देख जोर जोर से हंसने लगती है। वो उस दूसरे इंसान के पास जाती है और उनके हाथों को अपने पैरों तले कुचलने लगती है। वो इंसान दर्द से बिलखने लगता है, लेकिन शालिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से चीखते हुए बोलती है, जब तक तुम दोनों सारी सच्चाई बता नहीं देते थे दर्द तुम्हारे नसीब में यूं ही लिखा रहेगा। हर पल तुम दोनों यूं ही मरोगे। जिसके लिए तुम दोनों जिंदा हो उसे भी बहुत जल्द तुम्हारे पास ले आऊंगी मैं। इतना बोल के वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है और अपने आदमियों के पास जाके बोलती है, इनका टॉर्चर डबल कर दो और जितना जल्दी हो सके इनके मुंह से पूरी बात उगलवाओ। जितनी जल्दी तुम सब मेरा ये काम करोगे उतनी ही जल्दी और उतना ही बड़ा तुम्हें इनाम मिलेगा। इतना बोल के वो उस फार्म हाउस के बार में चली जाती है और ड्रिंक करने लगती है। उनकी आंखों से अंगारे दहक रहे थे। एक कभी ना बयान होने वाली आग थी, नफरत की आग। शालिनी जी की आंखों के सामने अतीत की कुछ यादें आ जाती है, जिसमें एक लड़की को कोई हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। वो लड़की रोए जा रही थी लेकिन किसी पे कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। अचानक किसी के आने से उनकी तंद्रा टूटती है और वो होश में आती है। सामने उनका एक आदमी खड़ा था जो उनसे पूछने आया था कि उन्हें खाना देना है या नहीं।
शालिनी जी नशे में होने के कारण बिना समझे ही गुस्से से ना बोल देती है। वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी को भी शालिनी जी की बात सुन के गुस्सा आता है, क्योंकि कोर्ड इंसान किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। उन लोगों की हालत पहले ही बद से बदतर थी और ऊपर से उनको खाना ना देना उनकी जान लेने के बराबर था। लेकिन वो इंसान तो खुद शालिनी जी के टुकड़ों पे पल रहा था। अगर उसने कुछ बोला तो उसकी फैमिली का कोई पेट भरने वाला भी नहीं था। शालिनी जी बार में से उठ के एक रूम में चली जाती है। उस रूम में चारों और कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। शालिनी जी घड़ियाल से उन तस्वीरों को निहारने लगती है और उनके ऊपर हाथ फिराने लगती है। ऐसा करते हुए वो पूरे पागल लग रही थी। कुछ देर तक उन तस्वीरों को देखने के बाद वो वही बेड पे नशे में चूर होके सो जाती है। वहीं दूसरी ओर आरव और विराज रात को ऑफिस के बाद घर वापस आते हैं। सनम ने उन दोनों की ही पसंद का खाना बनाया था। दोनों को भूख भी लगी थी तो दोनों ही बिना कुछ किए खाने पे टूट पड़ते हैं। सनम उन दोनों को ऐसे खाते देख अपना सिर ना में हिला देती है। वो भी उनके साथ डिनर करने लगती है। डिनर के बाद आरव और विराज अपने ऑफिस का काम करने के लिए स्टडी रूम में चले जाते हैं और सनम बाकी के काम खत्म करने में लग जाती है। सारा काम खत्म होने के बाद सनम उन दोनों को स्टडी रूम में ही उनका दूध देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। रात को 10 बजे जब आरव अपना काम खत्म करके रूम में आता है, सनम अब भी बालकनी में खड़े होकर चांद को देखे जा रही थी। आरव उसको देख के उसकी ओर बढ़ जाता है और पीछे से ही उसको हग कर लेता है। आरव का स्पर्श पाकर सनम भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। आरव उसकी साड़ी से झांकती कमर पे अपने ठंडे हाथ रख देता है। वो धीरे धीरे उसके कमर को सहलाने लगता है। आरव के ठंडे हाथों के स्पर्श से ही सनम की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ उसकी साड़ी पे कस जाती है। आरव अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़े दूसरे हाथ से उसके पेट को सहलाने लगता है। वो अपनी एक उंगली को उसकी नाभि में फिराने लगता है। सनम उसके हर मूव से सिहर रही थी। वो आरव के हाथ को कस के पकड़ लेती है और अपनी नजरें झुका देती है। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन आरव को तो उसको सताने में मजा आ रहा था। वो उसके कान ये बाइट करते हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी, तुम इतनी गर्म कैसे हो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो। जब आरव अपना काम खत्म करके रूम में आता है, सनम अब भी बालकनी में खड़े होके चांद को देखे जा रही थी। आओ उसको देख के उसकी ओर बढ़ जाता है और पीछे से ही उसको हग कर लेता है। आरव का स्पर्श पाकर सनम भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। आरव उसकी साड़ी से झांकती कमर पे अपने ठंडे हाथ रख देता है। वो धीरे धीरे उसके कमर को सहलाने लगता है। आरव के ठंडे हाथों के स्पर्श से ही सनम की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ उसकी साड़ी पे कस जाती है। आरव अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़े दूसरे हाथ से उसके पेट को सहलाने लगता है। वो अपनी एक उंगली को उसकी नाभि में फिराने लगता है। सनम उसके हर मूव से सिहर रही थी। वो आरव के हाथ को कस के पकड़ लेती है और अपनी नजरें झुका देती है। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन आय को तो उसको सताने में मजा आ रहा था। वो उसके कान पे बाइट करते हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी, तुम इतनी गर्म कैसे हो रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, और ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल कैसे हो गया। तारांकन आरव की बात सुन के सनम कुछ नहीं बोलती। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। उसकी झुकी पलकें सब बयान कर रही थी, लेकिन आरव को तो उसे सताने में मजा आ रहा था। वो अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी पे फिराने लगता है और बोलता है, वैसे बीवी, मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया, तुम अपना प्रोमिस कब पूरा कर रही हो। अब तो सब ठीक हो गया है, तो मुझे मेरा हक कब देने वाली हो तुम। आरव की बेशर्मी भरी बातों को सुन के सनम का मन कर रहा था कि वो अभी बालकनी से कूद जाए और धरती को खोद के उसमें कहीं छुप जाए, लेकिन ये तो वो कर नहीं सकती थी। बेवजह हाथ पैर और टूट जाए, उनकी रिपेयरिंग का खर्चा और हो जाए, ऊपर ही बढ़िया है। वैसे भी एक ना एक दिन तो उसे अपने पूजनीय पति को झेलना ही है, तो आज क्यों नहीं। सनम वैसे ही बुत बन के खड़ी थी। बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अचानक ही दूध में पिए कंप्लेन ने अपना असर दिखाया और उसके दिमाग की बत्ती जली। वो आय का हाथ हटा के उसकी ओर पलट जाती है और उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोलती है, माय डियर पतिदेव, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो जब तक आप अपना प्रोमिस कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक भूल जाइए। सनम की बात सुन के आरव का तो मुंह ही बन जाता है। यही सनम अपनी बात खत्म करके वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझती है, लेकिन उसके सामने खड़े उस आदमी की आईक्यू बहुत अच्छी है और ये बात सनम बार बार भूल जाती है। बादाम नहीं खाती ना, इसलिए आरव उसकी सारी हरकतों को जानता था। वो उसके पीछे पीछे ही अंदर आ जाता है और बालकनी का डोर बंद करके उसे डोर से लगा के खुद उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है।
आरव सनम की कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और बोलता है ये ट्रिक कहीं और इस्तेमाल करना बीवी, मुझ पे इनका कोई असर नहीं होने वाला। जितने अच्छे से तुम खुद को नहीं जानती उतना ज्यादा मैं तुम्हारी हर सांस को पहचानता हूँ। आरव की बातों से सनम की सांसें दिल में अटक जाती है। आरव उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगता है। आरव का एक हाथ सनम के बालों में था तो दूसरा उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। आरव ने बहुत कस के सनम को पकड़ा हुआ था। सनम उसकी बाहों में हिल भी नहीं पा रही थी। वो चुप चाप वैसे ही खड़ी रहती है। काफी देर उसके होठों का जूस पीने के बाद उसे छोड़ता है और उसको गोद में उठा के बेड पे लिटा देता है। आरव उसके पूरे चेहरे पे किस करता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वो सनम को गर्दन पे लव बाइट्स देने लगता है। आरव धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है। वो सनम के सीने से उसकी साड़ी का पल्लू हटाने लगता है कि सनम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। आरव अपना बहरा उसके सीने पे टिका देता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो सनम के ऊपर से उठता है और बाथरूम में चला जाता है। काफी देर तक ठंडे पानी में रहने के बाद वो खुद को कंट्रोल कर पाता है। सनम भी उसकी हालत को समझ रही थी लेकिन उसके दिमाग में तीर कुछ और ही चल रहा था। आरव थोड़ी देर बाद बाहर आता है और बेड पे आके लेट जाता है। वो सनम से दूर ही लेटता है ताकि फूड से अपने कंट्रोल ना खो दे, लेकिन सनम को भी उसके पास सोने की आदत हो चुकी थी। वो उससे बिल्कुल चिपक जाती है और सो जाती है। आरव भी उसे अच्छे से जानता था। वो भी उसे बाहों में भर के सो जाता है। आए हैं नए किरदार नए राज की सौगात लेके। देखते हैं क्या असर होगा सबकी जिंदगी में उनके आने से। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाप। CH14 बुआ भतीजे का मिलना। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव की नींद खुलती है तो सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। सामने सनम ड्रेसिंग के सामने खड़ी होके अपने ब्लाउज के हुक को लगाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे। आरव अपनी जगह से उठ के उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है लेकिन सनम का ध्यान ही नहीं था उसकी ओर। आरव अपनी उंगलियों को उसकी खुली पीठ पे चलाने लगता है। सनम उसका एहसास पाते ही अपनी नजरें उठा के देखती है। आरव को अपने पास देखते ही उसकी नजरें शर्म से झुक जाती है। उसके चेहरे पे शर्म की लाली छा जाती है। आरव उसके ब्लाउज के हुक बंद कर देता है और दूरी भी बांध देता है। उसके बाद उसके पेट वो हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और उसकी गर्दन पे अपने होठ चलाने लगता है। सनम की पकड़ उसके हाथों पे कस जाती है। आरव अपने होठों को उसकी गर्दन से कंधों तक फिराने लगता है। उसके कान को किस करते हुए वो उसके इरलोब को सक करने लगता है। सनम उसके ठंडे होठों के एहसास से सिहर जाती है। आरव उसे पलट देता है और ड्रेसिंग टेबल से लगा के उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगता है। एक आरव काफी पैशनेट होके उसे किस कर रहा था। थोड़ी ही देर में सनम की सांसें फूलने लगती है। वी आरव को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन आरव तो उसको छोड़ने के ही मूड में नहीं था। तभी रूम का डोर नॉक होता है और सनम आरव को एक जोर का धक्का देती है। आरव इस हमले के लिए रेडी नहीं था। वो थोड़ा पीछे हो जाता है। सनम जल्दी से डोर ओपन करती है तो सामने विराज खड़ा था जो काफी जल्दी में लग रहा था। विराज जल्दी से उसे इग्नोर करके अंदर घुस जाता है। अंदर आरव उसे पूरे जा रहा था जैसे उसने पता नहीं उसकी कौन सी नागमणि चुरा ली हो, लेकिन विराज को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वो पीछे पलट के देखता है हो सनम वहां से जा चुकी थी। विराज जल्दी से डोर बंद कर देता है और आरव के पास जाके बोलता है भाई मेरे नींद से जाग। तू इतनी देर तक कैसे सो सकता है? वहां तेरी को बुआ हमारे ऑफिस आने वाली है। उनके उस लाल पीले ने मीटिंग के लिए कांटेक्ट किया है और वो आज ही मिलना चाहते हैं। आरव उसकी बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है ठीक है फिर चलो मिल लेते हैं मेरी पूजनीय बुआ से। आखिर इतना वक्त हो गया उनके दर्शन को। विराज उसकी बात सुन के बोलता है तू होश में तो है? तू उस कटी पूंछ वाली चुड़ैल से मिलना चाहता है? वो फिर हम हंसने को रेडी है। उसको एक मौका दिया और हम पानी बम नहीं मांग गए। वो ऐसा भूत भविष्य वर्तमान बिगाड़गी हमारा, और ऊपर से उनके साथ उनका चांद सितारे भी तो आएगा। उसकी तो शकल देख के ही मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। किसी को गलतफहमी हो गई तो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ना भाई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। विराज अपने में ही बोले जा रहा था कि तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख विराज भी मुंह बनाते हुए रूम से निकलते हुए बोलता है मेरी तो किसी की कदर ही नहीं है। देखना एक दिन मुझसे मिलने को भी अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा। विराज के दिमाग में झाव मुंह से कूद रहे थे और आरव उसके उलट आराम से बैठा था। दोनों अपना नायता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंच के दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। आरव को आज कुछ मीटिंग अटेंड करना था तो यो उसमें बिजी हो जाता है। विराज अपने केबिन में काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर
रहा था, तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और रूही गुस्से से लाल बेहरा लिए अंदर आती है। रूही गुस्से से अंदर आती है और चेयर पे रखी फाइल्स उठा के उसको मारने लगती है। विराज खुद को बचाते हुए बोलता है, अरे ओ पागल लड़की, चुड़ैल की आत्मा घुस गई है क्या तुम्हारे अंदर, क्यों मार रही हो मुझे? क्या किया है मैंने? रूही उसकी बात सुन के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मैं कुछ दिनों के लिए लंदन क्या गई और तुमने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कोई और मिल गई है क्या तुम्हें? एक तो तुम्हें फंसाने को मैंने इतने पापड़ बेले और तुम फिर से रंग बदल रहे हो। एक भी कॉल, एक भी एमएसजी करने का वक्त नहीं था तुम्हारे पास। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि मैं इंडिया में नहीं हूँ तो तुम किसी और को पटा लो? विराज बेचारा रूही की बात सुन के अपना सिर ही पीट लेता है। को इस नारी को क्या बोले वो उसके दिमाग से कोसों दूर था। विराज उसको शांत करवाते हुए बोलता है, देखो रूही, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं सच में काफ़ी बिजी था। वैसे भी भाई 2 दिन के लिए बाहर गए थे तो मुझे ही पूरा ऑफिस हैंडल करना था। ऊपर से कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी तो आने वाले हैं, उनके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी। वर्कलोड सच में बहुत ज़्यादा था। विराज की बात सुन के रूही भी शांत हो जाती है क्योंकि उसे भी ये सब पता था। रूही शांत हो जाती है और उसके पास जाके उसके कपड़ों को सही करके यूज़र गाल पे एक किस करके बोलती है, सॉरी बेबी, बट मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तो लंदन वाला प्रोजेक्ट नहीं मिला, ऊपर से तुमसे भी बात नहीं हुई थी तो मैं बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए ये सब। विराज बस हम में जवाब देता है और उसे गले से लगा लेता है। रूही कुछ देर विराज से बात करने के बाद वहां से चली जाती है। उसके जाते ही विराज फिर से अपने काम में लग जाता है। उसके दिमाग से बुआ वाली बात निकल चुकी थी। वो बुआ से डरता नहीं था, लेकिन बुआ जो बेइज्जती उन दोनों की करती थी उससे वो परेशान हो जाता था। आरव को सब कुछ उसका होते हुए भी जलील करती थी। दोपहर में विराज का फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है तो सामने से रोहन उसे बोलता है कि वो लोग उनकी कंपनी आने वाले हैं। अपने बॉस को बोलो कि मिस थालिनी खद्दा उनसे मिलना चाहती है। हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। और मेरी मॉम की रेपुटेशन का भी थोड़ा ख्याल कर लेना, क्योंकि तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं लेकिन हमारी है इस मार्केट में। विराज उसकी बात सुन के कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी पकड़ उसके फ़ोन पे कस जाती है। वो आरव के केबिन में जाता है और उसे रोहन के साथ हुई सारी बात बता देता है। विराज आरव से आगे के बारे में पूछता है। आरव उसे एक स्माइल पास करता है और बोलता है, विराज मैं सोच रहा था आज सनम को यही बुला लेते हैं लंच लेके, काफ़ी दिन हो गए वो भी ऑफिस नहीं आई है। विराज उसकी बात समझ जाता है और सनम को बिजी रहने का बोल के उसको लंच ऑफिस लाने को बोल देता है। शालिनी जी और रोहन आरव के ऑफिस आ जाते हैं। उन्हें लगा था कि उनका प्यारा भतीजा हाथों में बुके लिए उनके वेलकम के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन उसके उलट वहाँ पे कोई भी नहीं था। रोहन आरव को यहाँ ना पा के गुस्से से लाल पीला हो जाता है, लेकिन शालिनी जी उसे शांत रहने को बोलती है। वो लोग आगे बढ़ के रिसेप्शन पे जाके बोलते हैं, अपने बॉस से बोलो हम उनसे मिलने आए हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो। वो थोड़ा स्माइल से रोहन से पूछती है, जी सर आप कौन? रोहन का पारा उसकी बात सुन के और भी हाई हो जाता है कि एक मामूली सी एम्प्लॉय उसको नहीं जानती, लेकिन अभी वो उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, अपने बॉस को बोलो कि खन्ना कंपनी का सीईओ उनसे मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, सर मैं चेक करके आपको बताती हूँ। थोड़ी देर में वो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, सर अभी बॉस मीटिंग में है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। रोहन गुस्से से उसको कुछ बोलना चाहता था कि शालिनी जी उसे रोक लेती है। वो उसे शांत करवाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ रोहन, ठंडे दिमाग से काम लो। भतीजा हमारे साथ दिमाग से खेल रहा है। वो हमें गुस्सा दिलाना चाहता है ताकि हम कुछ गलती करें और वो हम पे भारी पड़े, लेकिन हमें उसको उसी के खेल में मात देनी होगी। अपने इस गुस्से को अपने अंदर ही दया के रखो, वक्त आने पे इसे भी बाहर निकल देना, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। वो दोनों वही वेटिंग एरिया में वेट करने लगते हैं। उन लोगों को काफ़ी देर हो जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर में सनम ब्लैक कलर की साड़ी में हाथ में लंबली अंदर आती है। उस ब्लैक साड़ी में सनम बिल्कुल जहर लग रही थी। रोहन उसको देख के राल टपकाने लगता है, क्योंकि उस साड़ी में वो सच में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। सनम उन लोगों की तरफ ध्यान दिए बिना ही अंदर चली जाती है। रास्ते में सब एम्प्लॉय उसे विश करते हैं और सनम भी खुशी से उनको जवान देती है। सनम सीधे आरव के केबिन में चली जाती है। सनम को देखते ही आरव का चेहरा चमक उठता है। सनम विराज को भी वही बुला लेती है और दोनों को लंच सर्व करती है। वो तीनों लंच करने लगते हैं। वहीं बुआ के बस से भतीजा बाहर हो रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वही आरव के केबिन में आरव और विराज दोनों ही आराम से अपना लंच कर रहे थे। लंच के बाद आरव सबके लिए वहीं आइसक्रीम भी ऑर्डर करता है और सब उसका आनंद लेने लगते हैं। वही बुआ का बीपी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो उठ के लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है।
सारे गाइस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। कैसी होगी बुआ भतीजे की मुलाकात? क्या रिएक्शन होगा सनम का अपनी सासू माँ को देख के? आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। च15 जलन बाली सजा। शालिनी जी और रोहन काफी देर से आरव के ऑफिस में उससे मिलने के लिए उसका वेट करते रहते हैं, लेकिन आरव उनसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं दे रहा था। रिसेप्शन एरिया में बैठी लड़की ने भी बोल दिया था कि आरव अभी किसी मीटिंग में बिजी है और जब फ्री होगा तभी वो दोनों उससे मिल सकते हैं। रोहन का तो पारा पहले ही हार्ड हो चुका था, लेकिन शालिनी जी ने अपना दिमाग ठंडा ही रखा। इसी बीच सनम, जो कि उन दोनों का लंच लेके ऑफिस आई थी, वो सीधे आरव के केबिन में चली जाती है। वहीं रोहन जब सनम को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो सच में ही काफी खूबसूरत थी। उसे ऊपर वाले ने फुर्सत से जो बनाया था। सनम आरव के केबिन में जाके आरव और विराज को लंच सर्व करती है और खुद भी उनके साथ लंच करती है। लंच के बाद वो तीन ही बैठ के बातें करने लगते हैं। कुछ देर में वहाँ आरव की मंगाई हुई आइसक्रीम भी आ जाती है। तीनों मिलके उसे एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ ये तीनों मजे ले रहे थे। वही वेटिंग एरिया में शालिनी जी और रोहन के मजे उड़ रहे थे। रोहन तो कब का अपना कंट्रोल खो चुका था, लेकिन शालिनी जी दिमाग से काफी शातिर थी, लेकिन आखिर थी तो वो भी इंसान ही कब तक कंट्रोल रखती। लास्ट में वो भी अपना कंट्रोल खो देती है और आरव के केबिन की ओर बढ़ जाती है। गाइस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अंदर घुस जाती है। यो जैसे ही कैबिन का डोर ओपन करती है, उन्हें अपना प्यारा भतीजा आइसक्रीम एंजॉय करते दिसा जाता है। वही विराज के मुंह में तो आइसक्रीम ही रह जाती है, वो भी स्पून के साथ। वो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगता है। वहीं सनम की आंखें उनकी हरकत को देख के छोटी हो जाती है। शालिनी जी आरव के सामने खड़े होके उसे घूरने लगती है। आरव भी उनकी आंखों में देखने लगता है। आज उसकी आंखों में ना कोई डर था ना कोई खौफ। दोनों ही बराबर इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन रोहन की नज़र तो सनम पे ही अटकी हुई थी। वो उसको आरव के केबिन में देख के थोड़ा हैरान था। उसे भी समझ गया था कि ये शायद आरव की वाइफ है, लेकिन वो अभी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता था ये जान के भी कि सनम उसके भाई की वाइफ है। वो उसे अपनी लस्ट भरी नज़रों से देखा रहा था। शालिनी जी आरव को अपनी तीखी नज़रों से घूर रही, मानो अभी उसे जला के भस्म कर देंगी। उन्हें अपने ऊपर किसी की नज़रों की तापिश महसूस होती है। वो थोड़ा घूम के देखती है तो सनम उन्हें अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। सनम की खुद को घूरता देख शालिनी जी उसकी ओर बढ़ जाती है और बोलती है, ए लड़की, अपनी नजरें नीची करो। लेकिन सनम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शालिनी जी अपनी बात को इग्नोर होता देख के और भी तिल मिला जाती है। वो सनम की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम जानती भी हो तुम किससे नजरें मिलने की कोशिश कर रही हो। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई हमें नजरें उठा के देख भी सके, और तुम हमें घूर रही हो। अपनी इन नज़रों को नीचे करो। तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। शालिनी जी इतना बोल के एक घमंड भरी मुस्कान देती है। उनकी बात सुन के तो अब सनम का भी माथा ठनक जाता है। वी उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ बांध के बोलती है, हेलो आंटी। नहीं नहीं अंकल। शालिनी जी के बालों की वजह से पहली बात थी ये कि मुझे बिल्कुल भी ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आप किस खेत की मूली है, और दूसरी बात, मेरी औकात की तो आपको मैं एक बार बिल्कुल कोई कर दूं। आप यहाँ हमसे मिलने आई है, हम नहीं, और आप हमसे मिलने को मारी जा रही है, तो आप उसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं आपकी औकात से बाहर हूँ। और फुल एंड फाइनल लास्ट बात, अपने बालों के साथ साथ अपने मैनर्स भी शजून में भूलाई क्या? आपको इतना भी नहीं पता कि जब किसी के केबिन में जाते हैं तो डोर नॉक करते हैं और परमिशन लेते हैं? सनम की बात सुन के शालिनी जी का चेहरा काला पड़ जाता है। वही विराज के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और आरव तो कब से अपनी लड़ाकू बीवी को देख के मुस्कुराए जा रहा था। इसीलिए तो उसने सनम को ऑफिस बुलाया था। तभी शालिनी जी एक डेविल स्माइल करती है और सनम के पास जाके बोलती है, एक ड्राइवर की औकात कितनी होती है मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। सनम भी थोड़ा उनके पास जाके थोड़ा मुस्कुराती हुए बोलती है, इस छावर की औकात इतनी है कि वो आपके सामने बैठा है, और आपकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि उसके सामने बैठ तो सके। शालिनी जी सनम की बात सुन के गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी में खून की जगह लावा दौड़ रहा हो। वो गुस्से से उन सबको घूरते हुए वहां से निकल जाती है, और उनके साथ ही रोहन भी। आज तक उन लोगों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। वो दोनों अपना सड़ा हुआ मुंह लेके वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही विराज सनम को झट से गले लगा लेता है और उसको घुमाते हुए बोलता है, वाह भाभी, आपका तो जवाब ही नहीं। उस बालकटी चुड़ैल को क्या जवाब दिया है? वो दोनों अपनी ही मस्ती में थे कि उन्हें केबिन का टेम्परेचर चेंज होता दिखता है। दोनों अपनी नजरें इधर उधर करने लगते हैं कि विराज की नजर आरव पे पड़ती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था।
विराज जल्दी से अपने हाथ सनम से दूर करता है और उस केबिन से ही भाग जाता है। उसके जाते ही आरव केबिन का डोर लॉक करता है और सनम को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। सनम के तो सब सिर के ऊपर से जा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे बचपन में मेरे सिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री चली जाती थी। आरव उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही किस करने लगता है। आरव अपना सारा गुस्सा सनम पे उतरने लगता है। वो उसके होठों को चबाने लगता है जिससे सनम को काफी दर्द फील होता है। वो आरव से दूर होने की कोशिश करने लगती है लेकिन आरव टीआईएच उसे और भी कस के पकड़ लेता है। सनम थोड़ी देर में खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। थोड़ी देर में सनम की सांसें उखड़ने लगती है तो आरव उसके होठों को एक बाइट करके उसे छोड़ देता है। सनम लंबी लंबी सांसें लेने लगती है लेकिन आरव को कहा इससे फर्क पड़ने वाला था। वो फिर एक बार उसे किस करने लगता है। अब तो सनम को भी लग रहा था कि आज उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। उसे इतना तो पता चल गया था कि उसका प्यारी पति गुस्से में है इसलिए जानवर बना बैठा है, लेकिन ये गुस्से में है क्यों। आरव थोड़ी देर में उससे दूर होता है और उसके गले पे किस करने लगता है। वो उसे किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। सनम से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे धक्का से देती है। आरव इस हमले के लिए रेडी नहीं था तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है। सनम उसकी पकड़ से छूटते ही खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। लेकिन आरव तो गुस्से से पागल हो रहा था। वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे खुद के पास लाता है और बोलता है, मैंने मना किया था ना, बीवी मेरे अलावा और कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। फिर विराज ने कैसे हुआ तुम्हें। सनम उसकी बातें सुन के उसे ऐसे घूरता है जैसे किसी पागल की। वो उसको बोलती है, वो तुम्हारा दोस्त है और मेरा भाई, अब तुम्हें अपने दोस्त से भी जलन हो रही है। आरव घूर के उसे देखता है और बोलता है, हाँ हो रही है जलन, और तुम बड़ा हंस के बात कर रही थी ना उसके साथ, तो अब सजा भी भुगतो। इतना बोल के वो उसे सोफे पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आरव उस पे झुकने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो गुस्से से फोन उठा के देखता है तो उसके ससुर जी उसे कॉल कर रहे थे। आरव सनम से दूर होता है और कॉल अटेंड करता है। कुछ देर अमन जी से बात करने के बाद वो पलट जे देखता है तो उसकी प्यारी वाइफ भगोरी वाइफ बन चुकी थी। सनम वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। वही शालिनी जी अपने घर यानी खन्ना मैशन आ जाती है और सारी चीजों को उठा के फेंकने लगती है। थोड़ी देर में घर का नक्शा बदल के वो बार में चली जाती है और शराबी की तरह बॉटल उठा लेती है और एक ही बार में पूरी खाली, देखने से ही लगती है पूरी प्याकर। यही उनका लड़का बेटा अपनी माँ के गुस्से को अच्छे से जानता था इसलिए चुप चाप अपने रूम में खिसक लेता है। रोहन रूम में जाके किसी को कॉल करता है, उसे सनम के बारे में पता लगाने को बोलता है, साथ ही कुछ लोगों को उस पे नजर रखने को बोलता है। शालिनी जी थोड़ी और पीने के बाद अपना फोन उठा के किसी को कॉल करती है और बोलती है उनका टॉर्चर डबल कर दो। उनकी चीखें मुझे यहाँ तक सुनाई देने चाहिए। शालिनी जी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुम सारी जिंदगी तड़पोंग जैसे मैं आज भी तड़प रही हूँ, लेकिन कभी भी खुशियाँ तुम्हारे हिस्से नहीं आएंगी। जो भी मेरे साथ हुआ उसका सूद समेत हिसाब होगा। राज छुए है अनेक। वैसे एक बात बताऊं, सब जब गुस्सा आता है तो सब कुछ तोड़ने फोड़ने पे आ जाते हैं, लेकिन अपना सिर क्यों नहीं फोड़ते। एक ही बार में खेल खत्म। न रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी।